सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आगे को दोस्तों जीके जीएस, उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, बाकी सभी प्रश्न दोस्तों आगे को आते रहेंगे। शुरुआत करेंगे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान निम्न में से कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। बालिका शिक्षा हेतु प्रवेश निर्माण बिल्कुल सही है। सुविधा एवं सहायता कार्यक्रमों का विस्तार, ये भी ठीक है। आवश्यकतानुरूप अनुपूर्वक पाठ्यक्रम निर्माण, इसमें दोस्तों ये सभी शामिल है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षा द्वारा उत्पादक वृद्धि के संबंध में कोठारी कमीशन ने निम्न में से कौन सा सुझाव दिया था। तो विज्ञान शिक्षा पर बल बिल्कुल है, व्यावसायिक शिक्षा पर बल ये भी है, वैज्ञानिक शोध शिक्षा पर बल दोस्तों ये भी ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा प्रदत्त शोध एवं शोध वृत्तियों की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शोध परियोजना हेतु अनुदान दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अंत विषयक शोध को प्रोत्साहन ये भी है, और छमाही वार्षिक एवं द्विवर्षीय शोध दोस्तों ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है एक और धांसू प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन। अगला दोस्तों प्रश्न है प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रमुख पेशेवर अथवा व्यावसायिक कौशल है, क्योंकि दोस्तों इसमें यह अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम की समुचित वातावरण सृजन हेतु ये भी ठीक है। इससे शिक्षक का शिक्षण एवं आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निर्मित विद्यालय भवन की प्रमुख उपादान है। इसमें दोस्तों 2 कमरे होने चाहिए, 2 अध्यापक और छात्र छात्रा हेतु अलग प्रसाधन, ये भी यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से। दोस्तों अनुच्छेद 20 नहीं आता, इसमें अनुच्छेद 21 आता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो आप क्या करेंगे। अब छात्र छात्रा की समस्या है, प्राचार्य को सूचित करेंगे, सीधे सीधे ऐसा भी नहीं करना है। अभिभावकों को सूचना देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। सह शिक्षा को बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पॉजिटिव दोस्तों आंसर यहाँ पर हमको ढूंढना है। यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है तो दोस्तों मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, है ना। अगला दोस्तों प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण निम्न में से कौन से हैं। समस्या व विषय बिल्कुल ठीक है। आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना, तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब दोस्तों शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। दोस्तों चुनौती सबसे बड़ी यही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य कराना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना। दोस्तों इनमें से जो सबसे ज़्यादा है ना, इसमें पूछा सबसे बड़ी चुनौती क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षण है। अब दोस्तों शिक्षण क्या है, विज्ञान भी है और कला भी है, तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है समेकित अधिगम वाले शिक्षण कार्य में सर्वाधिक जोर निम्न में से किस पर होता है। ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, तो प्रोजेक्ट वर्क पर ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा SMCR, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है। इसके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है, क्या ऐसा है। अगला है यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए, अवहेलना की बात की गई है। यह पराय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। डी ऑप्शन है दोस्तों एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है, बिल्कुल दोस्तों सत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अच्छा संदेशवाहक अच्छा पाठक होता है, हो सकता है। एक अच्छे संदेशवाहक का भाषा पर नियंत्रण होता है, बिल्कुल है। एक अच्छे संदेशवाहक को हास्यवृत्ति
सेंस ऑफ ह्यूमर की अच्छी समझ होती है? बिल्कुल है। एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता दोस्तों, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, एक अच्छा संदेशवाहक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, क्या ऐसा है क्या? तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। अनुशासनहीनता का दोस्तों मुख्य कारण पूछा गया है छात्रों में असंतोष, बिल्कुल इसकी वजह से हो सकता है। छात्रों में वृद्धि, ये भी इसमें शामिल है। अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव, ये भी दोस्तों इसमें शामिल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी और स्लाइड्स उदाहरण है दोस्तों, किसके उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर के, यानी कि कोमल उपागम के। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर पूछा गया है कोमल उपागम का संबंध निवेश, निर्गत तथा प्रक्रिया तीनों से होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री कठोर उपागम के उदाहरण है। कठोर उपागम यानी कि दोस्तों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कोमल उपागम। अगला ऑप्शन है, श्रव्य दृश्य सामग्री अधिग्रहण अंतरण की संभावना को कम कर देते हैं। दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? कम दोस्तों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आईसीटी के उपकरण एवं घटक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आईसीटी दोस्तों बहु माध्यम हो सकता है, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, ये भी है। तो इनमें से दोस्तों कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बैंक, बीमा, डिफेंस एवं यूनिवर्सिटी सिस्टम में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर संबोधित दोस्तों ये हो जाएगा मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 1937 में संशोधित स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा टर्मन मेरिल परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस शहर के सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि प्राथमिक स्तरीय छात्रों के अभिभावक आज भी पर्यावरण के प्रति औसत से कम जागरूक हैं? दोस्तों ये वाराणसी के से लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मूल्यांकन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब मूल्यांकन में दोस्तों मापन होता है, बिल्कुल है, आकलन भी है, मूल्य निर्णय भी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, अधिगम बोले तो सीखना का आकलन, यानी कि अधिगम यानी कि सीखना का आकलन निर्धारण का अभिप्राय निम्न में से किससे स्पष्ट होता है? दैनिक मौखिक एवं लिखित निष्पादन, सत्रोपरांत लिखित मौखिक स्मृति एवं समझ निष्पादन, निष्पादन संबंधी प्राप्तांक या ग्रेड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। यही दोस्तों है, शिक्षकों को उच्च वेतन नहीं, पाठ्यक्रम को संशोधित, ऐसा भी नहीं, विद्यालय की भव्य इमारत। दोस्तों यहाँ पर है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए छात्रों का निरंतर जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोस्तों पॉजिटिव ही यहाँ पर हमको ढूंढना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास किया गया? अब दोस्तों इसमें अध्यापक प्रशिक्षण बिल्कुल है, आधारभूत सुविधाएं, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात में सुधार, दोस्तों सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, व्यक्तिगत गुणों ए तथा वी और अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार का क्रमशः उल्लेख किन मनोवैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुदालियार आयोग में पहली बार किस शैक्षिक समस्या पर कारगर ध्यान एवं समाधान किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यानी कि दोस्तों कक्षा 11 एवं 12 के लिए कोठारी आयोग ने किस विषय समूह के अध्ययन की अनुशंसा की थी? दोस्तों ये हो जाएगा दो भाषाएं एवं कला या विज्ञान संबंधी 3 विषय। तो दो भाषाएं इनकी दोस्तों जैसे हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी के साथ संस्कृत हम देखते थे, या कला विज्ञान संबंधी 3 विषय दोस्तों ये हमने देखे हैं, आपका भी दोस्तों ये रहा होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान की समस्याएं किस प्रकार की हैं? तो किस प्रकार की हैं दोस्तों? बौद्धिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, दोस्तों इसमें सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, हमें एक दोस्तों कथन है यहाँ पर, देखिए कथन यहाँ पर पूछा गया है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए, दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है। यह कथन दोस्तों कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का दोस्तों कथन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 1986 की मूल शैक्षिक दर्शन का आधार निम्नलिखित में से किसे माना गया? दोस्तों हो जाएगा शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य में एक निवेश है, बिल्कुल दोस्तों है। शिक्षा दोस्तों वो शेरनी का दूध है दोस्तों, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण का प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, नई पाठ्य चर्चा, मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षा प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षा अधिकार अधिनियम दोस्तों कब आया था? 2009 में आया था। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक कालांश यानी कि पीरियड प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया है? दोस्तों ये हो जाएगा 800 एवं 1000 कालांश। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षक का प्राथमिक कार्य कौन सा है? छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों की मांग पूरी करना, पाठ्यक्रम संपादित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है ना जरूरी शिक्षक का तो छात्रों को प्रेरित करना ही होना चाहिए। अगला दोस्तों प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थायी उप समितियों के कार्यों का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? संबद्ध संस्थागत शोध संस्थान से, शोध योजना एवं समन्वय से, विस्तार तथा क्षेत्र सेवाओं से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है श्रवण यानी कि हियरिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण यानी कि लिसनिंग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? अच्छा दोस्तों प्रश्न है छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है पिछली बार भी पूछा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? अच्छा दोस्तों प्रश्न है 1 अप्रैल 2010 से। बिल्कुल दोस्तों मुहजबानी याद रखेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोस्तों कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अगला दोस्तों प्रश्न है जंगली आदिवासी एवं सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति क्यों बनी हुई है? यह दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। संचार तंत्र की कमी बिल्कुल है, सुविधा भोगी प्रवृत्ति, आवासीय सुविधा की कमी। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है सामान्य अध्ययन के 35 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। निम्न नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों ब्रह्मपुत्र 2900, फिर 2525 गंगा। तो इसी से दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा, इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है सहायक नदियाँ एवं नदियाँ दी गई है, इनको यहाँ पर दोस्तों मिलाना है। कौन सी दोस्तों किसकी सहायक नदी है यहाँ पर देख लेते हैं। बेतवा की दोस्तों जो सहायक नदी यमुना, तो ए का 2, तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, हालांकि बड़ा प्रश्न था। छिप्रा दोस्तों चंबल की है, वेनगंगा गोदावरी की, तवा हो जाएगी नर्मदा की। तो ऑप्शन दोस्तों आपको याद नहीं रखना है, इनको जरूर से याद रखेगा। बेतवा की यमुना और छिप्रा की दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर जो है चंबल हो जाएगी, और वेनगंगा की दोस्तों हो जाएगी जो यहाँ पर नदी है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये हो जाएगी गोदावरी, और तवा की हो जाएगी नर्मदा। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो इसमें से दोस्तों कौन सा है सबसे ज़्यादा बाढ़ दोस्तों कहाँ पर आती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार, क्योंकि कोसी नदी दोस्तों बिहार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार का कोसी नदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, बिल्कुल है। हिमालयी नदियाँ सदाबहार दोस्तों, बिल्कुल, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो बिल्कुल है, सदाबहार है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये भी दोस्तों ठीक ही है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करते हैं दोस्तों, नहीं बड़ा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? लिखित संविधान है दोस्तों भारत का, बिल्कुल है, सबसे बड़ा है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, कठोर संविधान भी कह सकते हैं। दोहरी नागरिकता दोस्तों हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, ये गलत हो जाएगा, और ये हमने यूएसए से ली है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? अब धर्मनिरपेक्ष का दोस्तों अर्थ पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष का दोस्तों मतलब होता है कि सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दोस्तों दिया गया? दोस्तों नया राज्य का गठन करना है ना, तो अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल सही उत्तर। अनुच्छेद 3 में दोस्तों नया राज्यों का गठन, सीमा या नाम परिवर्तन अनुच्छेद 2। अगला दोस्तों प्रश्न है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की घोषणा हुई? दोस्तों ये 2000 से मनाया जा रहा है, 2000 से घोषणा हुई थी 26 अप्रैल को। एक प्रश्न दोस्तों यही बन गया कि जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, एक प्रश्न ये बन गया वहाँ पर 26 अप्रैल, 26 मई, कुछ और हो सकता है, 26 अप्रैल, 26 मार्च, कुछ भी दे देगा। तो 26 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो 2000 से दोस्तों इसकी घोषणा की गई थी।
अगला दोस्तों प्रश्न है, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रकार प्राप्त होगी? दोस्तों ये हो जाएगा देशीकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, दोस्तों इसका नाम बदल गया है अब, को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। दोस्तों 1995 में पारित किया गया था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। दोस्तों अस्पृश्यता का अंतर किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसके लिए अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंतर अनुच्छेद 17 है। और इस दोस्तों जो अधिनियम है ना अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, दोस्तों ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम दिया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक एक शैक्षणिक सत्र में दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? दोस्तों 200 की गई है। यानी कि दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल है ना वो 365 दिन में से दोस्तों 200 दिन कार्य दिवस होने चाहिए, आपके 200 दिन होने चाहिए। अब देखिए दोस्तों 365 में से 200 दिन आपको जाना है, 165 दिन बिल्कुल छुट्टी। देखिए ये 5 महीने से ज़्यादा हो रहा है करीब ये। और अगर आप दोस्तों एलटी प्रवक्ता में जाते हैं तो 220 दिन खुलना चाहिए। 220 दिन दोस्तों लगभग की 365 में से लगभग दोस्तों 5 महीने के आसपास ये भी आपका पड़ ही जाता है, लगभग कम से कम। दोस्तों देखिए टीचिंग लाइन में इतनी दोस्तों आपको सुविधा है और ज़्यादा दोस्तों आपको फ़ोन कॉल भी नहीं आएंगे इधर उधर से, जैसे दोस्तों अन्य जॉब में देखने को मिलता है। तो टीचिंग लाइफ दोस्तों बढ़िया है, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होगा निश्चित रूप से। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना भारत? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य दोस्तों कब बना? 1945 में, IMF। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों ये जगह कॉलबर्ट को। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई? दोस्तों भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। लॉर्ड मेयो का नाम याद रखेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों ये भी अच्छा प्रश्न है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से एरोमेटिक यौगिक है दोस्तों कौन सा है? बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, डिस्क खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर दोस्तों क्या करते हैं? माउस को डबल क्लिक करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो माउस हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस को। अगला दोस्तों प्रश्न है, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों एस थिमक्का इनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म की पास वस्तुओं के लिए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र सिस्टम का भाग नहीं है? मूत्र मार्ग, गर्भाशय, मूत्र वाहिनी या फिर गुर्दे। दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग? तो दोस्तों गर्भाशय ये अलग है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, दोस्तों अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? अच्छा दोस्तों प्रश्न है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक तो मूल अधिकार में आता, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह है? दोस्तों ये कुटीर उद्योग हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों शेयर मार्केट के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? दोस्तों ये हो जाएगा सेबी करता है, दोस्तों सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? दोस्तों बिल्कुल आसान है, दादा भाई नौरोजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों ये हो जाएगा कजान, रूस में किया गया था। अगला प्रश्न है, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है? दोस्तों कंपाइलिंग से क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिक्कों के अंतिम गुरु तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। अगला दोस्तों प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वो दोस्तों क्या था? 1905 का बंगाल विभाजन। दोस्तों बंगाल विभाजन दोस्तों किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, 1905, 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हुए हैं, एक तरफ सूची दी हुई है कि किस नदी के किनारे दोस्तों ये पड़ते हैं? हड़प्पा दोस्तों रावी नदी बिल्कुल है, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा हो जाएगा,
और कालीबंगा राजस्थान में है तो घग्गर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर बनेगा ना हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा, 1 2 3 4। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? दोस्तों ये कहा था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर लोक नृत्य दिया हुआ है, एक तरफ दोस्तों राज्य यहाँ पर दिया हुआ है। भांगड़ा पंजाब बिल्कुल है, बिहू दोस्तों नहीं, बिहू असम का है, आंध्र प्रदेश नहीं, नौटंकी यूपी का है, डांडिया गुजरात का है। अगला दोस्तों प्रश्न है, बिना ऑक्सीजन के विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त? दोस्तों भू दूरजी को। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं, इन्हें दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा कथन गलत है? कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघीभूति था, बिल्कुल है दोस्तों, बिल्कुल है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी था, और प्रथम राजनीतिक वंश दोस्तों कौन सा था? तो कुलिंद था। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों कत्यूरी, और प्रथम राजनीतिक वंश तो कुलिंद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव या वासुदेव था, ये भी दोस्तों ठीक है। कुषाणु के बाद तराई पर शकु का दोस्तों अधिकार हो गया था, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण के बाद मौर्य थे। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2024 का दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में लेखकों का गांव राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? दोस्तों ये देहरादून में की गई है राइटर्स विलेज। किस घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी? दोस्तों ये कुशावर्त घाट है हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर ए। कनखल भी हरिद्वार में है, भीमगोड़ा बैराज भी हरिद्वार में ही है। आज का पहाड़ समाचार पत्रिका किस जनपद से? दोस्तों एक तो है पहाड़ पत्रिका, जो कि दोस्तों कहाँ से निकलती थी? दोस्तों नैनीताल से, पहाड़ पत्रिका नैनीताल से, और आज का पहाड़ हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को। 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों घटित हुआ था पेशावर कांड। अगला दोस्तों प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब लागू हुए? दोस्तों कब लागू हुए थे? तो 1972 में दोस्तों लागू हुए थे उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 में। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, पवार वंश का अंतिम शासक दोस्तों मानवेंद्र शाह हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, पुरातत्वविदों की नजरों में ग्वारखा गुफा को लाने का श्रेय दोस्तों, ग्वारखा गुफा कहाँ दोस्तों? इसका दोस्तों सबसे पहले जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा राकेश भट्ट, और ग्वारखा गुफा दोस्तों कहाँ पर है? चमोली में, चमोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के नामों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में, मानसखंड केदारखंड स्कंद पुराण में, हेमवंत पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में, बद्री का क्षेत्र सामवेद दोस्तों सामवेद में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सामवेद में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका दोस्तों सही उत्तर है, ये भी दोस्तों स्कंद पुराण में ही मिलता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ, दोस्तों एक प्रश्न तो यही बन गया कि सांवरी ग्रंथ की रचना किसने की? दोस्तों ये ठाकुर सूरवीर सिंह ने की। सांवरी दोस्तों ये गाना नहीं है, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया सांवरी ग्रंथ से। ठाकुर सूरवीर सिंह द्वारा रचित सांवरी ग्रंथ किस राजा को आदिनाथ कहा गया? दोस्तों आदिनाथ दोस्तों कहा गया किसको? अजय पाल को। आदिनाथ दोस्तों किसे कहा गया? अजय पाल को कहा गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटिश और नेपाल युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर का बुटवल प्रांत, दोस्तों ये प्रमुख कारण था। अगला दोस्तों प्रश्न है, सीरा पर अधिकार के समय रुद्रचंद के सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका नाम था? दोस्तों ये था पुरुषोत्तम पंत, पुरखू पंत दोस्तों इसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर है। किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र, तो रियासती पत्र दोस्तों कौन सा है? युगवाणी, युगवाणी ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लिया जाता था? टाट कर दोस्तों बुनकरों से, मिझारी कामगारों से। अब इन दो ऑप्शन में से दोस्तों है, इसका दोस्तों से उत्तर जगह बेहता कर, छिपाई गई संपत्ति पर। अगला दोस्तों प्रश्न है, 1707 ईस्वी में किस चंद शासक ने पंवार राज्य पर आक्रमण कर चांदपुर गढ़ के जुनियारगढ़ तथा श्रीनगर पर अधिकार कर लूटपाट की? दोस्तों इसका सही उत्तर ज्ञानचंद ने की थी 1707, दोस्तों उस समय वही था, यही था ज्ञानचंद। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल के पूर्व भूमि बंदोबस्त आधारित था, दोस्तों किस पर आधारित था? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो दोस्तों ये मनुस्मृति पर आधारित था, ऑप्शन नंबर सी।
अगला दोस्तों प्रश्न है, किस मैदान में देवी धुरा मेले का आयोजन किया जाता है? दोस्तों देवी धुरा बग्वाल मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है, दुबा चौड़ मैदान, दुबा चौड़ मैदान। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? हिमालय दिवस। दोस्तों सिंपल इस तरह से बन सकता है कि क्या कहते हैं, जो है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तब आप कहेंगे 9 सितंबर को मनाया जाता है। और लोक संस्कृति दिवस, दोस्तों ये इंद्रमणि बडौनी जी की जयंती 24 दिसंबर, बिल्कुल ठीक है। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को, गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर को, ये भी ठीक है। उत्तराखंड गौरव दिवस, दोस्तों ये पंडित गोविंद बल्लभ जी का जन्मदिन होता है और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 10 सितंबर 1887 को। तो दिसंबर है, सितंबर होना चाहिए, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति से संबंधित? दोस्तों भोटियों का उत्सव है, भोटिया जनजाति का उत्सव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कंडालिया किरजी उत्सव दोस्तों पिथौरागढ़ में 12 वर्षों बाद लगता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को दोस्तों क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार। ऑप्शन नंबर ए मर्ग कश्मीर में है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भिलंगना दोस्तों कहाँ से निकलती है? कतली ग्लेशियर से निकलती है। और मंदाकिनी चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और भागीरथी गोमुख से निकलती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी रामगंगा दोस्तों नहीं, पूर्वी रामगंगा दोस्तों नहीं, पश्चिमी रामगंगा दोस्तों कहाँ से निकलती है? दूधातोली से निकलती है। पूर्वी रामगंगा दोस्तों नामिक ग्लेशियर से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से। इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूधातोली से दोस्तों पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, हूनो, आटागाड़, ये दोस्तों यहाँ नदी यहाँ से निकलती है। तो इसका दोस्तों से उत्तर हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा से निकलती है। कहाँ से दोस्तों निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले यहाँ पर बताने हैं आपको, सुमेलित दोस्तों करना है। लाल मंडी फोर्ट मायरा किला दोस्तों अल्मोड़ा में, ए का जाएगा 4, 2 ऑप्शन कट गए, ए का 4 और ए का दोस्तों जाएगा 4। यहाँ पर देखिए इसको सुमेलित करते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, रुको रुको, यहाँ पर लाल मंडी किला फोर्ट मायरा दोस्तों अल्मोड़ा पलटन बाजार। अब दोस्तों अल्मोड़ा 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि लाल मंडी किला दोस्तों अगर जगह देखी जाए ना तो अल्मोड़ा के पलटन बाजार में है, बिल्कुल है पलटन बाजार, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सैनिक छावनी है तो यहीं पर है, इसके अंदर ही है, बिल्कुल है दोस्तों, तभी ये पलटन बाजार से हो जाएगा। नैथला किला दोस्तों अल्मोड़ा में है, गोरखा कालीन दोस्तों ये लगभग की भिक्काशेड़ ब्लॉक में दोस्तों पड़ता है नैथला का किला। खलंगा किला दोस्तों देहरादून में है और सिरमौरी का किला लोहाघाट में। फिलहाल दोस्तों ऑप्शन आपको याद नहीं रखने हैं, सीधे सीधे इसे याद रखते हैं। लाल मंडी किला फोर्ट मायरा किला दोस्तों कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, पलटन बाजार में, बिल्कुल सही है। नैथला किला दोस्तों वैसे अल्मोड़ा में, वैसे भिक्काशेड़ ब्लॉक में ही आता है अल्मोड़ा के। खलंगा किला दोस्तों ये देहरादून में है और सिरमौरी किला लोहाघाट चंपावत हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नंदा देवी यात्रा पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, नंदा देवी पर कब किया गया था? तो 12 सितंबर 2014 को किया गया था। क्योंकि दोस्तों 2014 में किया गया था ना, यहाँ पर डेट है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन 2014 में किया गया था क्योंकि उस समय नंदा देवी राज्य यात्रा हुई थी, तो तभी दोस्तों ये जारी किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का यहाँ पर से उत्तर आपको बताना है। राजी लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। अब दोस्तों राजू के बारे में देखिए 3-4 प्रश्न ऑप्शन है, बिल्कुल दोस्तों सही है, काष्ठ कला में निपुण होते हैं ये लोग। राजी जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है? 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, रोतुड़ा कहा जाता है, ये भी ठीक है। सांग जांगी और पिंठा संस्कार दोस्तों राजी जनजाति में है, बिल्कुल है। किस जनजाति में सांग जांगी तथा पिंठा संस्कार प्रचलित है? राजी, थारू, बोक्सा, जौनसारी, प्रश्न बन सकता है, तो राजी में बिल्कुल है। राजी जनजाति की बोली मुंडा है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। किस जनजाति की बोली मुंडा है? राजी, जौनसारी, थारू, बोक्सा, 4 ऑप्शन कोई भी रख सकते हैं आयोग, ये भी प्रश्न बन सकता है। सभी का सभी दोस्तों कथन यहाँ पर सत्य है। राजी दोस्तों जनजाति है ना, काष्ठ कला में निपुण है, बिल्कुल है। राजी जनजाति के लोग अपने आवास को क्या कहते हैं? रोतुड़ा कहते हैं, ये भी ठीक है। सांग जांगे और पिंठा संस्कार राजी जनजाति में प्रचलित है, ये भी ठीक है। राजी जनजाति की बोली मुंडा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन सा ताल माना जाता है? नचिकेता ताल, भरासड़ ताल, डोडी ताल, मंगलाचू ताल। ये सभी के सभी ताल दोस्तों कहाँ पर हैं? दोस्तों उत्तरकाशी में है। डोडी ताल 6 कोण वाला ताल है, नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है। दोस्तों कौन सा ताल है? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना, डोडी ताल, डोडी ताल ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का बगजी बुग्याल जो पिंडर और कैल के बीच स्थित है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, दोस्तों कहाँ पर है? तो चमोली में है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों देहरादून छावनी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों प्रश्न है, फांसी गधेरा किस जनपद में है? तो फांसी गधेरा दोस्तों नैनीताल में है।
अगला प्रश्न है, चमोली जनपद के डुंगरी गांव में कौन सी गुफा है? ग्वारखा गुफा, भीम गुफा, गणेश गुफा, ब्यास गुफा। होने को दोस्तों जो सभी गुफा दी हुई है ना यहाँ पर, ये चमोली में है। डुंगरी गांव दोस्तों ये हो जाएगा ऐतिहासिक स्थल है। ग्वारखा गुफा ऑप्शन नंबर बी। अब और बाकी दोस्तों भीम गुफा भी चमोली में है, गणेश गुफा भी, ब्यास गुफा भी। हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है हिंदी का, किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची, किरण को दोस्तों मरीचि कहा जाता है, अर्ची कहा जाता है, विभावरी दोस्तों रात को कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कर कर भी दोस्तों कहा जाता है, मरीचि, अर्ची। किरण के दोस्तों पर्यायवाची विभावरी रात का है। आकलन का विलोम दोस्तों, आकलन का समाकलन, एक ऑप्शन काट देंगे। आकलन का प्राकलन भी नहीं करेंगे। आकलन, विकलन, आकलन, संकलन। तो आकलन का दोस्तों जो विलोम बनेगा ना, ये विकलन बनेगा, संकलन नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आकलन का विलोम विकलन हो जाएगा। तत्सम शब्द नहीं है तो तद्भव होगा। रज्जु का दोस्तों रस्सी होता है। विसर्जन, ठीक है विसर्जन, दातव्य। प्यास का दोस्तों पिपासा होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तद्भव ये दोस्तों यहाँ पर बताना है। तद्भव दोस्तों कौन सा है ये यहाँ पर बताना है। तद्भव दोस्तों गोसाई है, बाकी तत्सम होता है दोस्तों इसका गोस्वामी, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, के लिए उपयुक्त शब्द। अब जिसे दोस्तों भले बुरे का ज्ञान ही नहीं है तो उसे कहेंगे अविवेकी, बिल्कुल विवेक नहीं है उसमें। अगला दोस्तों प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, तो कौन सा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा? ये दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अच्युत, जिसे अपने स्थान से अलग न किया जा सके। जो टूटे ना अटूट हो जाएगा, जो टले ना अटल हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना कौन सा शब्द? अब नीरू में नी है क्या? नहीं है। नीरा में भी नहीं है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा निकम्मा। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों बताना है, निमिलित लिखना है हमको, तो नी, छोटी नी, बड़ी मी, ली, तो निमिलित, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, आप शनिवार के दिन चले जाएं। आप शनिवार के दिन चले जाएं, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आप शनिवार चले जाएं, अटपटा है। आप शनिवार को चले आए हैं, जाएं कह रहा है तो आए कैसे? आपने शनिवार को, गलत, तो आप शनिवार को चले जाएं, ऑप्शन नंबर सी। मेले में बच्चा खो गया, शुद्ध वाक्य दोस्तों यहां पर आपको बताना है। मेले में बच्चा खो गया या बच्चा मेले में खो गया? बच्चा गया खो मेले में, गलत। बच्चा पर मेले खो गया है। बच्चा खो गया मेले, गलत। बच्चा मेले में खो गया। तत्पुरुष समास तो बताना, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, तो ये तो द्विगु हो जाएगा। आ जन्म तो अव्ययी हो जाएगा, 2 शब्दों कट गए। और तत्पुरुष तो आशातीत इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। सदगति में समास होगा। सदगति कर्मधारय, सत है जो गति है जो के समान कर्मधारय। मनोहर शब्द का सामासिक विग्रह, मनोहर यानी कि दोस्तों मन को, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, ऑप्शन नंबर डी। स्वर संधि पहचानना है। उत धन ज्वल, उज्ज्वल व्यंजन संधि। दिक धन दर्शन, दिक दर्शन व्यंजन संधि। सत धन गति, सदगति व्यंजन संधि। पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि। विपत्त धन जाल, विपत्त जाल में कौन संधि है? व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर है। वधूर्मी दीर्घ संधि है। वधु धन उर्मी दोस्तों बड़ी, यहाँ पर देखिए वधु दोस्तों, वधु इस तरह से लिखाना, उसके बाद क्या करेंगे? वधु धन उर्मी, दोनों दोस्तों बड़े रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ दोस्तों बताना है, यानी कि बदनाम करना है ना, कीचड़ उछालना बदनाम करना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ बताना, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा करना। दोस्तों लड़ाई झगड़ा हो जाना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ? किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, निराशा हाथ लगना, तिलु से तेल की आशा न करना, तिलु से तेल न निकलना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, यानी कि इन तिलों में तेल नहीं, वही दोस्तों बात यहाँ पर आ गई कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। तो ये दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है 25 प्रश्न रीजनिंग मैथ के रहेंगे, तो 125 प्रश्न हमने देख लिए हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।